हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ये 5 अंक का पूछा जाता है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक बार नहीं, लगभग 36 बार ये टॉपिक पूछा गया है। हर जिले में ये टॉपिक पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 अंक का पूछा जाता है। इसको तैयार अवश्य करना ताकि आपके 5 नंबर ना कट सकें। ठीक है स्टूडेंट? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं चल कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल अपने शब्दों में पढ़ेंगे इसको। छोटी सी थ्योरी लिखेंगे और पूरा डेरिवेशन जो है इसका अंदर यानी कि जो कैलकुलेशन थोड़ा सा है उसे भी कर लेंगे। ठीक है? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका अर्थ क्या है चल कुंडली धारामापी। चल, चल मतलब चलना, कुंडली यानी कि कुंडली का, धारामापी यानी कि धारा मापने वाला। ठीक है, तो जिसमें कुंडली चलती हो और चुम्बक स्थायी हो, तो इस प्रकार से जो धारामापी होता है उसे कहते हैं चल कुंडली धारामापी। क्या कहते हैं उसको? चल कुंडली धारामापी कहते हैं। चलिए मैं आपको इसके को चित्र से क्लियर करता हूं कि चल कुंडली धारामापी क्या होता है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से थ्योरी लिखनी है। ये जो थ्योरी तुमको दिखाई दे रही है वो उसी चित्र से लिखी हुई है। थोड़ी सी थ्योरी है, उसको ही लिखना है। पहले चित्र से समझ लेते हैं, उसके बाद हम चल कुंडली धारामापी के आगे जो प्रोसेस है उसको करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ये एक चित्र जो है वो डायग्राम जो है दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक वक्राकार भाग है चुंबक का। ये वाला आप देख सकते हैं, ये 3D में बना हुआ है। वक्राकार वाला भाग है इस प्रकार से 3D में ये यहाँ पर बने हुए हैं। ये वाला एन भाग है और ये वाला एस भाग है। चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती हैं वो एन से एस की तरफ निकलती हैं। ठीक है, इस वक्राकार भाग में ये गोल सा कटा हुआ है ना, वक्राकार भाग में एक बेलन रखा गया है और नर्म लोहे का बेलन है। ये कैसा है? नर्म लोहे का। आपको दिखाई दे रहा है ये वृत्ताकार 3D बनाया गया है। ये लंबा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये बेलन है। इस बेलन पर क्या किया गया है कि कॉपर के तार लपेटे गए हैं और कॉपर के तार ऐसे लपेटे गए हैं कि आयताकार कुंडली बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतने भाग में यहाँ पर तार को लपेटा गया है, ऐसे नीचे से ऊपर तक ऐसे करके लपेटा गया है। तो एक आयताकार कुंडली बन गई है। यहाँ पर क्या बन गई है? आयताकार कुंडली। तो सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर दो चुंबक हैं वक्राकार, दोनों चुंबक वक्राकार के मध्य में एक क्या है? नर्म लोहे की करोड़ जो बेलनाकार है, उस पर तांबे के तार को लपेटा गया है और तांबे के तार लपेट करके एक आयताकार कुंडली बनाई गई है। क्या बनाई गई है? आयताकार कुंडली। अभी इतना ही नहीं है डायग्राम, इसमें और कुछ होता है जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये है ऊपर से टॉप व्यू दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ये एन भाग है और ये वाला एस भाग है, इसी का भाग है ये। ठीक है नहीं? इसमें आपको ये बीच में जो दिखाई दे रहा है इस पर ये आयताकार कुंडली है। इसमें क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है यहाँ से निकल रही हैं, इस प्रकार से एन से एस की ओर होती हैं, तो हमें पता है। तो इस कुंडली के ऊपर यहाँ पर जो कॉपर के तार लपेटे गए, इसी के ऊपर यहाँ पे देखिए मध्य भाग में एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये वाली। ये स्प्रिंग से ही एक संकेतक लगा है जिससे यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कि कितना मतलब धारा इसमें प्रवाहित है, कितना वोल्ट मीटर जो वोल्टेज है वो हम इससे यहाँ पर रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है नहीं? यहाँ पर तो ये कुंडली जो है इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, एक स्प्रिंग यहाँ लगी है, एक स्प्रिंग इसके नीचे और होती है यहाँ पर, इसके नीचे। ठीक है नहीं? यानी दो स्प्रिंग इसमें होती हैं। ये दोनों स्प्रिंग का काम ये होता है कि जब ये कुंडली घूमती है तो ये इसके विपरीत डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स उत्पन्न करती हैं। जैसे ये कुंडली मान लो अगर ऐसे घूमेगी तो इस पे एक विपरीत डायरेक्शन में इसमें फोर्स उत्पन्न होगा ताकि ये इसको रोक सके। ऐसा नहीं कि ये घूमती चली जाए, धारा कैसे मापन कर पाएंगे? इसलिए यहाँ पर ये स्प्रिंग लगाई जाती है। तो ये होता है इसका बेसिक डायग्राम जो हमें बनाना होता है। ठीक है नहीं? अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेंगे, क्रियाविधि देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, वर्णन में लिखना है आपको। दो वक्राकार चुंबक एन और एस के मध्य एक बेलनाकार नर्म लोहे की करोड़ होती है। मैंने अभी बताया था आपको, एन और एस के जो मध्य में एक बेलनाकार नर्म लोहे की क्या होती है? करोड़ होती है, जिस पर तांबे के तार को लपेटकर एक आयताकार कुंडली को बनाया जाता है। इस आयताकार कुंडली के ऊपरी तथा निचले सिरों पर दो स्प्रिंग लगी होती हैं, जिसमें ऊपर वाली स्प्रिंग से एक संकेतक लगा होता है जिससे कुंडली में होने वाले विक्षेप कोण का बोध होता है। क्या होता है? कुंडली में जो विक्षेप कोण होता है, विक्षेप होता है, विक्षेप यानी कुंडली घूमती है तो विक्षेप होगा ना, स्प्रिंग ऐसे करके घूमेगी ऐसे करके तो वहाँ विक्षेप होगा। तो उसमें जो कोण बनेगा, ये जो संकेतक कोण बनाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बना, वही जो कोण का कहते हैं विक्षेप कोण। तो विक्षेप कोण का बोध कराती है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? मतलब इसका थ्योरी होता है कि दो वृत्ताकार दो वक्राकार चुंबक एनएस के मध्य एक बेलनाकार नर्म लोहे की करोड़ होती है,
जिस पर तांबे के तार को लपेट करके एक आयताकार कुंडली को बनाया जाता है। इस आयताकार कुंडली के ऊपरी तथा निचले सिरे पर 2 स्प्रिंग लगी होती हैं, जिसमें ऊपर वाली स्प्रिंग से एक संकेतक लगा होता है, जिससे कुंडली में होने वाले विक्षेप कोण का बोध होता है। बस इतना हमें थ्योरी लिखना है, ठीक है? और डायग्राम तो आपको पता है कि यही चित्र हमको बनाना है। इन दोनों चित्रों को आपको बनाना है। एक चित्र नहीं, दोनों बनाएँगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है स्टूडेंट? इन दोनों चित्रों को आपको बनाना है और जिस प्रकार से मैंने बनाया उसी प्रकार से बनाना है। अब चलिए इसकी हम क्रिया विधि देख लेते हैं। क्रिया विधि क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें देखो ये जब कुंडली बनाई है तार की, तो इसमें एक तार ऊपर की तरफ होता है, यहाँ से निकला हुआ होता है साइड से और नीचे भी होता है तार। इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होने से कुंडली में एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण वो होता है जो इस कुंडली को घुमाता है। यानी कि मैंने इसका एक डेरिवेशन करवाया है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमने पर उस पे जो बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण का व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बंद लूप पर बल, उसे कहते हैं बल आघूर्ण। उसका मैंने डेरिवेशन करवा दिया है। तो ये इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली में क्या होता है? एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और बल आघूर्ण उत्पन्न होता है तो कुंडली घूमने लगती है। क्या होता है? कुंडली घूमने लगती है। जब कुंडली घूमती है तो इसमें विक्षेप आएगा इस सुई में। कुंडली घूमेगी तो विक्षेप आएगा नहीं आएगा? तो कुंडली विक्षेप आता है, तो जिससे हम धारा का पता कर लेते हैं, धारा को रीड कर लेते हैं, कितनी धारा हमारी है। ठीक है नहीं? और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कुंडली का क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की जो मध्य जो कोण बनता है, वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री का। कैसे? जब ये कुंडली यहाँ पर घूमेगी, देखो ये वाला है यहाँ पर इस प्रकार से, ये कुंडली है आपकी आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली जब इतना हिस्सा यहाँ पर है, तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र इस कुंडली के समांतर है। ठीक है नहीं? परंतु इसका क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे आएगा ना कुंडली का। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जैसे मान लो ये एक आयताकार, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक पृष्ठ है, तो इसके लंबवत जो होगा वो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश। तो ऐसे ही एक आयताकार कुंडली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, आयताकार कुंडली होगी, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश होगा तो इस प्रकार से होगा। चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, इस प्रकार से। क्षेत्रफल सदिश ऐसे है, तो यहाँ कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये वक्राकार भाग इसलिए लिए गए हैं ताकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण रहे हमेशा। जब तक 90 डिग्री कोण रहेगा तब तक कुंडली हमारी घूम सकती है। तो हमारी कुंडली पूर्ण रूप से घूम सकती है, एक चक्कर पूरा आराम से। इसलिए यहाँ पर ये वक्राकार भाग लिए जाते हैं चुंबक के, ताकि 90 डिग्री का कोण बना रहे इसमें। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि आयताकार कुंडली जो ली गई है वो हमेशा कितना कोण बनाए? चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री कोण बनाए। इसलिए यहाँ पर ये वक्राकार भाग लिए गए हैं। ठीक है नहीं? कुंडली के क्षेत्रफल सदिश और चुंबक की मध्य जो कोण बनता है, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा है उनके मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसलिए जब कुंडली घूमेगी तो ये इस पर प्रत्येक दिशा में, जब कुंडली घूम के ऐसे आएगी तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा, जब कुंडली यहाँ पर आ जाएगी तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा। परंतु क्षेत्रफल सदिश कुंडली के, कुंडली का क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्र रेखाएं कि मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री का रहेगा हमेशा। ठीक है नहीं? क्योंकि क्षेत्रफल कोण तो देखो यहाँ पर कुंडली इस प्रकार से है, ये कुंडली इस प्रकार से, तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही तो होगा, ऐसे इस प्रकार से। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे है, तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का, तो इस प्रकार से होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वक्राकार भाग बनाए जाते हैं ताकि ये हमेशा 90 डिग्री के कोण पर रहे। ठीक है? तो इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक बलागुण उत्पन्न होता है और बलागुण जो होता है वो इसको घुमाने लगता है। जब घुमाता है तो ये कुंडली हमेशा 90 डिग्री कोण पर रहती है, इस कारण से कुंडली पूर्ण रूप से घूम सकती है। परंतु इसकी एक विरोधी बल भी लगता है, क्योंकि जो स्प्रिंग लगे हुए हैं ये इस पे एक विपरीत बल लगाते हैं, बलागुण। जो इस पे बलागुण लग रहा है उसके विपरीत भी एक बलागुण लगता है। वो दोनों बल जब साम्य अवस्था में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि साम्य अवस्था क्या होती है? साम्य अवस्था वो होती है जब कुंडली पूर्ण रूप से घूम जाती है, अब उससे ज़्यादा धारा का मापन नहीं कर सकती, तो उसे कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है? चलिए अब इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं। सेम चलिए स्टूडेंट, क्रिया विधि में क्या करना है आपको? जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तब कुंडली में उत्पन्न बलागुण कुंडली को विक्षेपित करता है, जिससे कुंडली घूमने लगती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो ये बलागुण होता है, वो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? इसका फ़ॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं, इसका फ़ॉर्मूला होता है टॉ बराबर NiAB sin थीटा। ये होता है। यहाँ थीटा जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? 90 डिग्री का, मैंने अभी बताया था। 90 डिग्री इसलिए रहता है ताकि कुंडली पूर्ण रूप से घूम सके। हमेशा 90 डिग्री पर रहेगी, तो बल आघूर्ण लगता रहेगा और जिससे कुंडली घूमती रहेगी। ठीक है नहीं? चुंबकीय बल लगता रहेगा उस पर, तो कुंडली क्या करने लगेगी? घूमती रहेगी। इसलिए यहाँ पर थीटा होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ये बलागुण तुम्हारा हो जाएगा टॉ बराबर NiAB sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री होता है, टॉ बराबर NiAB हो जाएगा, क्योंकि sin 90 डिग्री का मान होता है 1। तो 1 हो जाएगा, तो NiAB हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। ये तुम्हारा निकल के आया बल आघूर्ण। क्या निकल के आया? ये तुम्हारा बल आघूर्ण निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट? अब क्या होता है कि जब कुंडली साम्यावस्था में होती है, कैसे होती है? साम्यावस्था में होती है, तो इस पर एक विपरीत डायरेक्शन में एक बल लगता है, वो भी जिसे हम कहते हैं विपरीत बलागुण। क्या कहते हैं? विपरीत बलागुण, जो कि इसके बराबर हो जाता है।
साम्यावस्था में लाने के लिए, कुंडली को जब साम्यावस्था में लाने के लिए हम क्या करते हैं, विपरीत डायरेक्शन से एक बल लगाएंगे ना, वो साम्यावस्था में आ जाए, तो उस पर एक स्प्रिंग लगे हुए हैं, वही क्या करते हैं, उस पर विपरीत डायरेक्शन में बल लगाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखना है आपको कि कुंडली को साम्यावस्था में लाने के लिए, कुंडली को साम्यावस्था में लाने के लिए कुंडली पर लगने वाला विपरीत बलागुण, जैसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी विपरीत बलागुण कहते हैं। ये बलागुण लग रहा है, इसी का विपरीत बल लगता है, विपरीत यानी कि इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगता है उसे कहते हैं टॉ आर, रीस्टोरिंग, बराबर होता है के फाई। फाई जो होता है विक्षेप कोण होता है, और यहाँ पर के गुणांक होता है। ठीक है नी। अब यहाँ पर जो हम कह देंगे कि ये दोनों जब साम्यावस्था में होते हैं, किसमें होते हैं, साम्यावस्था में। जब कुंडली कोई साम्यावस्था में रहेगी तो इसका मतलब अब वो घूमेगी ही नहीं। ठीक है नी, तो इस कंडीशन में ये वाला बलागुण और ये वाला बलागुण बराबर हो जाएंगे। तो वही है कि अतः साम्यावस्था में जब कुंडली होती है तो इस कंडीशन पे टॉ बराबर होता है टॉ रीस्टोरिंग। ये दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है नी, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट, तो एन आई ए बी बराबर होगा के फाई। यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे तो ये सब बट्टे में चला जाएगा, तो आई बराबर के फाई बटे एन ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए के बटे एन ए बी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है नी, जिसको हम जी से दिखाएंगे, कैपिटल जी से। तो इतने की जगह पे हम कैपिटल जी रख देंगे तो हो जाएगा आई बराबर कैपिटल जी और फाई। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे इस प्रकार से, तो आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई। इसका मतलब ये है कि जो विक्षेप कोण जो है वो आई पर डिपेंड कर रहा है, धारा पर डिपेंड कर रहा है। धारा बढ़ाएंगे विक्षेप कोण बढ़ जाएगा, धारा कम करेंगे विक्षेप कोण कम हो जाएगा। ठीक है नी, तो ये विक्षेप कोण जो है वो धारा के समानुपाती होता है। तो ये यहाँ तक था इसका टॉपिक। अब हम इससे आगे देखते हैं कि इसकी धारा सुग्राह्यता क्या होती है। धारा सुग्राह्यता क्या होती है, किसी धारामापी द्वारा एकांक धारा मापने में होने वाले विक्षेप को हम धारा सुग्राह्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता। एकांक धारा मापने में जो विक्षेप कोण प्राप्त होगा वही होगी तुम्हारी धारा सुग्राह्यता। ठीक है, तो चलते हैं। धारा सुग्राह्यता यानी कि धारामापी की धारा सुग्राह्यता, किसी धारामापी द्वारा एकांक धारा मापने में होने वाले विक्षेप को धारा सुग्राह्यता कहते हैं। किसी धारामापी द्वारा अगर हम धारा को मापते हैं तो एकांक धारा मापने में जो विक्षेप होगा वही धारा सुग्राह्यता कहलाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई धारा मापने में 5 विक्षेप आता है इतना कोण का, तो एकांक धारा मापने में 5 बटे आई, यानी कि 5 पेन की कीमत 20 रुपये, तो 1 पेन की 4 रुपये हो जाएगी, 5 का भाग लगा देंगे। तो एकांक धारा मापने में 5 बटे आई, तो ये एकांक धारा को हम कहते हैं धारा सुग्राह्यता। तो इसे आई एस से दिखाते हैं, तो आई एस बराबर हो जाएगा 5 बटे आई। यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, आई जो होता है, अभी हमने देखा था आई का मान कितना था, के 5 बटे एन ए बी, यही तो था। इसको उठा करके जब यहाँ रखेंगे तो देखो ये वाला नीचे वाला पोजिशन जो है ऊपर चला जाएगा और के 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है नी, तो जब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आई एस बराबर हो जाएगा एन ए बी बटे के, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा धारा सुग्राह्यता के लिए निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि धारा सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि चल कुंडली धारामापी क्या है तथा चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है, तो उसको ही हम बता दें। धारा सुग्राह्यता हमेशा एन और ए और बी पर निर्भर करती है। किस पर करती है, एन ए बी। एन यानी कि फेरों की संख्या, ए यानी कि क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहते हैं, और बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ऊपर जितने होते हैं वो सीधे समानुपाती होते हैं, नीचे होता है वो नीचे वाला क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे वाले में उल्टा होता है, ऊपर वाले में क्या होता है कि जब से ही ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, जैसे ये कम होगा वैसे ये कम होगा, पर नीचे वाले में क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब उल्टा व्युत्क्रम होता है एक तरह से। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं धारामापी की धारा सुग्राह्यता की निर्भरता। तो धारा सुग्राह्यता किस किस पर निर्भर करती है, धारा सुग्राह्यता कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जिसमें समानुपाती का संबंध होता है। क्या संबंध होता है, समानुपाती का। तो आई एस प्रपोर्शनल होता है एन, एन बढ़ाएंगे संख्या बढ़ जाएगी अगर फेरों की, तो धारा सुग्राह्यता भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जब ये घटेगा तो ये भी घट जाएगी। दूसरा, धारा सुग्राह्यता कुंडली के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। जो कुंडली का क्षेत्रफल होता है उसके भी समानुपाती होती है। कैसे होती है, समानुपाती होती है। अगर समानुपाती मतलब इसका मतलब जैसे ही ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, धारा सुग्राह्यता बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट है कि धारा सुग्राह्यता जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होती है। धारा सुग्राह्यता चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर धारा सुग्राह्यता बढ़ जाती है। ठीक है ना, और घटाने पर घट जाती है। तो इस प्रकार से ये होती है इसकी निर्भरता। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आपको लिख के आना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।